मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8 हमारा थर्ड लेसन चल रहा था बस की यात्रा, जिसके राइटर कौन है? हरिशंकर परसाई। आधा लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका था कि हमने पढ़ा कि लेखक ऐसी बस में यात्रा कर रहे थे जो बिल्कुल खटारा थी, टूटी फूटी थी। तो आगे हम पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। कहाँ तक पढ़ लिया था कि बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी और मुझे बस के हिस्सेदार पर ही भरोसा नहीं था, क्योंकि बस के ब्रेक फेल हो चुके थे, स्टीयरिंग भी टूट चुका था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एकाएक फिर बस रुकी कि अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। कि ड्राइवर ने देखा कि बस की क्या दिक्कत है, तरह तरह के उपाय किए परंतु बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास की है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक यानी संयोग की बात है कि बस रुक गई थी, बिल्कुल खटारा थी, चल नहीं रही थी, फिर भी बस कंपनी के हिस्सेदार क्या बोल रहे हैं कि ये तो 1 नंबर की बस है, ये तो सिर्फ संयोग की बात है कि बस रुक गई है। शीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। कि मतलब रात का समय था, चांदनी की जो छाया है पेड़ों के अंदर से आ रही थी, वह धुंधली सी आ रही थी। इस स्थिति में बस की दशा मुझे बहुत दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। कि बस ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। कि हमें दुख हो रहा था कि इतनी बूढ़ी बस है जो बिल्कुल थक चुकी है, इस पर हम इतने जने बैठ कर यानी लद कर आए हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो, प्राणांत यानी इसकी मृत्यु हो गई तो, प्राणांत यानी खत्म होना, प्राणों का अंत होना। कि यदि इसकी मृत्यु हो गई तो इसका बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। कि इसी बियाबान यानी जंगल या उजाड़ खंड जहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बिल्कुल जंगल है, खाली जगह है, इसकी अंत्येष्टि यानी इसका दाह कर्म। जब कोई मर जाता है तो उसका दाह कर्म करते हैं, उसे अंत्येष्टि बोलते हैं। तो लेखक बोल रहे कि अगर इस बस का यही प्राणांत हो गया यानी इसकी मृत्यु हो गई तो हमें इसी जंगल में, इसी उजाड़ खंड में इसकी दाह कर्म या इसका मृत्यु कर्म करना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला। कि जो बस कंपनी के हिस्सेदार हैं उन्होंने बस का क्या खोला? इंजन खोला और कुछ सुधारा, मतलब उसको कुछ ठीक ठाक किया। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। कि पहले ही बस धीरे धीरे चल रही थी, अब उसका इंजन सुधारने के बाद बस चल पड़ी और उसकी चाल पहले से भी बहुत कम हो चुकी थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों में ज्योति जाने लगी। मतलब धीरे धीरे जैसे किसी बूढ़े को दिखाई देने लगता है, उसको नज़र आने लगता है, वैसे ही लेखक बस की वृद्धा से तुलना करते हुए बता रहे हैं कि धीरे धीरे इस बूढ़ी बस को थोड़ा सा दिखाई देने लगा। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। मतलब जो चंद्रमा की छाया आ रही थी, उसकी चांदनी आ रही थी, उसी की छाया में वह रास्ता टटोल कर यानी ढूंढ कर रेंग रही थी। रेंगना यानी जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा चलता है बिल्कुल धीरे धीरे, उसको रेंगना बोलते हैं। तो वैसे ही बस को लेखक ने बोला कि यह कीड़े जैसी चाल की तरह चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। कि बस की हालत ऐसी थी, सब कुछ उसका टूटा फूटा था, सीट उखड़ी हुई थी, उसका स्टीयरिंग टूट सकता था, ब्रेक फेल हो सकते थे, बिल्कुल खटारा बस थी। हम बस पर बैठे तो ऐसे लग रहा था कि इंजन पर बैठे हैं, ऐसे लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। तो लेखक बोलते हैं कि इतने गंदे हालात थे बस के, परंतु फिर भी हमें उस पर तरस आ रहा था कि ये बूढ़ी हो चुकी है, हम इस पर बैठकर क्यों आए। इसका दोष भी लेखक स्वयं को दे रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि इतनी धीरे धीरे चल रही थी जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा हो। फिर आगे या पीछे से यदि कोई गाड़ी आती तो वह बस क्या होती है, एकदम साइड में खड़ी हो जाती। मतलब उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वह रास्ता भी नहीं दे सकती थी, किनारे एकदम खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मतलब कि बस को उन्होंने बूढ़ी औरत की तुलना देते हुए बताया है
कि यदि रास्ते से कोई और बस आती तो बस एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती और दूसरी बस को मतलब बोलती कि निकल जाओ बेटी, यानी तुम चली जाओ, तुम्हारी तो एज है आगे निकलने की, अब हमारी तो उम्र ही नहीं रही, मतलब मैं तो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब आगे नहीं निकल सकती। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। लेखक बोलते हैं कि धीरे धीरे रेंगने वाली बस में हम एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे, तभी क्या हुआ, एक टायर फिस यानी टायर की हवा निकल गई और टायर बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, कि बस बहुत ज़ोर से हिली एकदम और अचानक ही क्या हुआ, बस थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती, कि ये तो भगवान का शुक्र है कि वह कीड़े की तरह रेंग रही थी, एकदम टायर फिस होने से एकदम हिल के वह रुक गई। अगर तेज़ चल रही होती, टायर फिस होता तो हम बिल्कुल नाले में गिर जाते। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, क्योंकि लेखक को अब तो कंपनी के हिस्सेदार पर गुस्सा आ रहा था। अब जब बस की ऐसी हालत हो गई तो पहली बार उन्होंने उनकी तरफ श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं, कि चलो हम तो अनजान हैं, हमें बस की स्थिति के बारे में पता नहीं था, परंतु जो बस कंपनी के हिस्सेदार हैं वह तो बस की हालत से जानकार थे, उन्हें तो सब कुछ पता था कि बस की हालत ऐसी है, फिर भी वह अपनी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग यानी त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ यानी बहुत कम दिखाई देती है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। मैंने मन ही मन सोचा कि यह आदमी अपनी जान तक इस बस के लिए देने के लिए तैयार है, परंतु इनका साहस और इनका जो बस के प्रति बलिदान है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, कि मतलब इन्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, ऐसे आदमी तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती हम सब मर जाते। लेखक सोच रहा है कि यदि बस नाले में गिर जाती तो हम सब क्या हो जाते, मर ही जाते। तो देवता बाँह पसारे उसका इंतजार करते कि हम नाले में गिर जाते, मर जाते, और ऊपर देवता लोग बाँह पसारे हमारा इंतजार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया। ये सब बातें लेखक उस बस कंपनी के हिस्सेदार के लिए बोल रहा है कि इन्हें सब कुछ मालूम होने के बाद भी ये इस बस में सफ़र कर रहे हैं। अगर बस का टायर फट जाता, नाले में गिर जाते, सब मर जाते, तो देवता लोग इस आदमी के लिए क्या बोलते कि देखो वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपना प्राण दे दिया, कि बस को नया टायर नहीं लगाया, पुराने टायर के लिए अपनी जान दे दी, पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर बस चली, कि अभी भी बस को नया टायर नहीं लगाया गया, पुराना घिसा हुआ टायर लगाकर ही बस चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, कि बस की हालत इतनी ख़राब थी, इतनी धीरे धीरे चल रही थी, अब हमने समय पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, कि अब तो ऐसे लग रहा था कि शायद रास्ते में मर जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ ही दी कि हम पता नहीं अब क्या होगा, भगवान भरोसे है। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, कि पन्ना तो क्या, हमें तो लगता था हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते और कभी भी नहीं पहुंचेंगे। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है। अब लेखक को क्या लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी इसी बस में ही गुजारनी पड़ेगी और इससे सीधे उस लोग को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण यानी मर जाना है या प्रस्थान कर जाना है, कि लेखक को लगता था कि पूरी ज़िंदगी इसी बस में गुजारेंगे और इसी बस से सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, कि ये बस इस हालत में ऐसे चल रही है, मुझे तो लगता नहीं कि इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल होगी। हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गए। बेताबी यानी हमारी बेचैनी, हमारी टेंशन जो हमें थी वो ख़त्म हो गए।
हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, कि हमें ऐसे लगा कि ये हमारा घर है, आराम से यहीं बैठे रहो। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया, कि जब बस चलने लगी तो सभी की चिंता ख़त्म हो गई और क्या हुआ, हंसी मजाक एक दूसरे से करने लग गए। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेसन था बस की यात्रा, जिसमें हमने पूरी बस खटारा बस के बारे में पढ़ा और इसके लेखक थे हरिशंकर परसाई। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में साफ साफ शब्दों में करोगे। ठीक है।